अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं और इसके डिस्कशन में आज हम पहुँचे हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स इन ह्यूमंस या सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। जाहिर है सेक्स लिंकेज ट्रेड्स थी, जिसका मतलब ये था कि वो ट्रेड्स जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते थे तो वो हर जानदार में हैं, ह्यूमन में ही। और उनको हमने 3 ग्रुपों में क्लासिफाई किया था, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड। और मैं आपको अब भी यही कहता हूँ, जब भी ये चीज़ें पढ़े तो आपके जहन में इन दोनों क्रोमोसोम का नक्शा आना चाहिए। एक्स लिंक कहते हैं तो यहाँ से ऊपर, वाई लिंक कहते हैं तो सिर्फ ये पोर्शन, और एक्स वाई कहते हैं तो ये पोर्शन हमारे जहन में आना चाहिए। अब सेक्स लिंकेज में ये सब आ जाएंगे। तो ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिनके जीन्स यहाँ पाए जाते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम पर। कुछ सिर्फ एक्स पर हैं, कुछ वाई पर हैं, कुछ दोनों पर हैं। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं असल में एक्स लिंक ट्रेड्स को। ये एक्स लिंक ट्रेड्स डोमिनेंट हो तो क्या हो, रिसेसिव हो तो क्या हो। ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब उस वक्त हमें वाज़े समझ में आता है जब दोनों एलील्स मौजूद हों। तब हमने इनके लिए टर्म्स इस्तेमाल किए थे, इसको होमोजाइगस, इसको भी होमोजाइगस, इसको हेटेरोजाइगस कहा था। यहाँ तो पेयर है ही नहीं, एक एलील है। जब एलील एक हो तो उसको क्या कहा, हेमीजाइगस। यानी हम इस वक्त जोर दे रहे हैं हेमीजाइगस ट्रेड्स का इनहेरिटेंस कैसे होगा। तो यहाँ एक और नुक्ता भी है, अगर वो हेमीजाइगस वाली ट्रेड डोमिनेंट हो तो कैसे और किस बच्चे में ज़्यादा शो हो जाएगी, रिसेसिव हो तो किस में शो हो जाएगी, ये सारी बातें बताएंगे। यहाँ चंद मिसालें भी हम लेंगे। एक उनमें से हीमोफीलिया है, एक बीमारी है खून की, पैदाइशी है, जेनेटिक है। दूसरी कलर ब्लाइंडनेस है। ये बीमारी तो नहीं कह सकते हैं इसलिए कि इतनी शदीद नहीं होती है, लेकिन एक एबनॉर्मलिटी ज़रूर है। तो इन सबको देखेंगे। पहले हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हों तो मर्दों में ज़्यादा होंगी या ख़वातीन में, ये देखना है। आप इस तरह देखें, ख़वातीन में इसके चांसेस किस तरह से बनते हैं, क्योंकि ख़वातीन में 2 एक्स होते हैं और मर्दों में सिंपल है, ये एक्स वाई है। और अब एक्स के ऊपर लिखते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, हमारा टॉपिक इस वक्त क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। कोई ट्रेड जो एक्स लिंक्ड हो, यहां हो, और वो रिसेसिव हो तो उसके चांसेस मर्दों में ज्यादा होंगे या खवातीन में। फर्ज करें हम हीमोफीलिया की मिसाल ही ले लेते हैं। हीमोफीलिया के जीन को हम एच से शो करते हैं और इसमें 2 एलील्स हैं, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। खवातीन में पॉसिबिलिटीज 4 हो सकती है। एच एच ये दोनों नॉर्मल, एच और स्मॉल एच नॉर्मल, एच और स्मॉल एच नॉर्मल, एच और एच ये हो जाएगी हीमोफीलिया। तो खवातीन में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स के चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं, 25% है कि नहीं बेटा? 25 का हो या 1/4 का हो या 1 की रेशियो से हो। 1/4 क्यों कहते हैं? 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1 या 100 में से 25 चांस है इसके। यही बीमारी इधर लेता हो, मेल के पास तो एक ही एक्स है ना। अगर ये एच हुआ तो नॉर्मल, स्मॉल एच हुआ तो हीमोफीलिया का मरीज। तो मर्दों में इस बीमारी के चांस कितने हैं? 50%। यानी मर्दों में एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों के चांसेस बराबर हैं, 50-50। खवातीन में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स के चांस ऑफ अकरेंस कम हैं, ओवरऑल 25, मर्दों के मुकाबले में 50% कम। ये जुमला मेरा समझ में आया? दोबारा सुने देखें। मर्दों में एक ही एक्स है,
अगर उसके ऊपर एलील डोमिनेंट हुई तो नॉर्मल, रेसेसिव हुई तो हेमोफीलिया का मरीज हो जाएगा। तो वहाँ डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों के चांसेस ऑफ अकरेंस बराबर हैं 50-50। खवातीन में क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पेयर में है तो अगर ये होमोजाइगस हुआ तो नॉर्मल, हेटेरोजाइगस में भी ये नॉर्मल है इसलिए ये डोमिनेंट है। होमोजाइगस रेसेसिव हो तो फिर ये बीमारी होगी और होमोजाइगस रेसेसिव होने के चांसेस कितने हैं? 25% है। और मर्दों के मुकाबले में ये 50% कम नहीं है। 50 का आधा 25 होता है ना, तो मर्दों के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स के चांसेस खवातीन में 50% कम होते हैं और ओवरऑल पॉपुलेशन में इसके चांसेस 25%। ये था एक्स लिंक्ड रेसेसिव का इनहेरिटेंस। अब आते हैं एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट हो तो क्या हो? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के चांसेस मर्दों में फिर वही 50 है, यानी मर्दों में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो उसके दोनों के चांसेस 50 हैं। खवातीन में डोमिनेंट के चांसेस कितने हैं? 75% और रिसेसिव के चांस 25%। तो इसको हम 3:1 कह सकते हैं। अब इसकी कोई मिसाल है तो इसकी एक मिसाल है हड्डियों की, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। सबसे पहले ये रिकेट समझ लें। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारी टांगें नॉर्मल हैं, सीधी हैं। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर होने की वजह से बचपन में वजन डालने की वजह से क्या हो जाता है? हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, मसलन हड्डियां यूं होंगी, इसको कहते हैं रिकेट्स। अब इस रिकेट्स की दो वजूहत हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता, तो इसकी वजह से भी रिकेट्स हो सकता है। लेकिन जिसको हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स कहते हैं उसमें विटामिन डी तो होता है, फॉस्फेट ग्रुप डिपॉजिट नहीं होता है कि एक जीन है उसकी डोमिनेंट फॉर्म होगी तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने वाला एक प्रोटीन पैदा होता है जो विटामिन डी और कैल्शियम या फॉस्फेट दोनों मौजूद होने के बावजूद हड्डी पे डिपॉजिट नहीं होता, हड्डी टेढ़ी हो जाती है। और इस बीमारी के चांसेस खवातीन में मर्दों से ज्यादा है। ओवरऑल कितने परसेंट? 75%, लेकिन मर्दों के मुकाबले में 25% ज्यादा। मर्दों में 50% है, फिर 75% है। तो यहां से आपने हमेशा ये याद रखना है, अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड, मैं पूरे सेक्स लिंक्ड नहीं कह रहा, एक्स लिंक्ड है, वो रिसेसिव है तो उसके चांस ऑफ अकरेंस मर्दों में ज्यादा, खवातीन में कम होंगे। अगर वो एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है तो उसके चांसेस खवातीन में ज्यादा, मर्दों में कम होंगे। लेकिन खाली मर्दों को देखें तो डोमिनेंट और रिसेसिव के चांसेस ऑफ अकरेंस इक्वल हैं। खवातीन में रिसेसिव के चांसेस 25%, डोमिनेंट के चांसेस 75%। अब आते हैं वाइलिंग ट्रेट्स की तरफ। वाइलिंग कहते हैं तो फिर मैंने आपको पहले ही दावत दे रखी है कि आपका ध्यान वाई क्रोमोसोम की तरफ जाना चाहिए और वाई क्रोमोसोम के भी किस हिस्से की तरफ? जो SRY रीजन है उधर, वहां जितने भी जीन्स हैं वो वाई लिंक्ड है, सिर्फ वाई पर है। और वाई लिंक्ड ट्रेट्स का इनहेरिटेंस किधर होता है? पहले ये इनहेरिटेंस का पाथ देखें तो फादर टू सन ओनली, बाप से बेटे तक ही जा सकती है, इसलिए इसी लाइन में चलती नहीं, खानदान में चलने वाली बीमारी है। अच्छा, इसकी कोई मिसालें हैं हमारे पास? बहुत सारी हैं। एक मिसाल है पार्क्यूपाइन मैन। पार्क्यूपाइन मैन कुछ अफराद देखे होंगे, मर्द होंगे, ये किसी खातून में नहीं। बहुत सारे मर्द हैं जिनके जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े, बल्कि ये अब बीच बीच में रूस वगैरह से रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ बच्चों के पूरे चेहरे पर और पूरे जिस्म पर बाल होते हैं। जिनके पूरे जिस्म पर घने बाल हों उनको पार्क्यूपाइन मैन कहते हैं। ये सिर्फ वाई लिंक्ड है इस जीन का, ये जीन वाई क्रोमोसोम के SRY रीजन पर है, इसलिए ये मर्दों में ही चलती है बीमारी। इसी तरह एक और बीमारी है, सिंपल बीमारी तो नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर कह सकते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस
इस केस में क्या होता है, कुछ मर्दों के कान के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं और बाकायदा शेव करते हैं, वरना बहुत अजीब सा लगता है। पूरे कान का जो पिन्ना कहलाता है, ये बाहर पिन्ना, इस पर इतने बड़े बड़े बाल हों तो बाल सिर्फ सर पे अच्छे लगते हैं, याद रखना। बहुत सारे नाक से भी बाहर निकाल के रखते हैं, कितना बुरा लगता है। तो अपनी तरफ तवज्जो देना चाहिए, खवातीन तो देती हैं, मर्दों में बहुत सारे ऐसे हैं नहीं। तो हाइपर ट्राइकोसिस से क्या होता है, कान का जो पिन्ना है उस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिसकी वजह से ये बुरा लगता है। बहरहाल ये कोई डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, बीमारी बहरहाल ऐसी नहीं। इसी तरह टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, ये नया जीन है। ये जीन भी वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट होती है। तो यूं बस आपने मुख्तसर में ये याद रखना है कि वो ट्रेड्स जिनके जीन्स या एलील्स सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर हों, वो मर्दों से ही मर्दों में ट्रांसफर होते जाएंगे और उसी आबादी में रहेंगे, दूसरी आबादी में नहीं होंगे। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इसी की एक मिसाल, जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। सबसे पहले आप जहन में रखें हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। पहले इसका बैकग्राउंड आपको यूं बताता हूं, हम सब ऐसे वाकयात से गुजर चुके हैं जब हमारे हाथ में कहीं भी कट लगता है तो पहले खून बहता है, इसको ब्लीडिंग कहते हैं। मसलन आप सब्जी काट रहे थे, गोश्त काट रहे थे, हाथ कट गया, उंगली कट गई, खून निकला, थोड़ी देर में जम जाता है। तो ब्लीडिंग शुरू में होना ज़रूरी भी है। इसका प्रिंसिपल एक तो ये है कि सिंपल सी बात है कि खून की नाली कट गई है तो अंदर जो खून चल रहा था बाहर आया। लेकिन ये हमारे लिए मुफीद इस तरह से है कि उस कट लगी जगह पर बाहर से कई जरासीम रश करेंगे अंदर की तरफ, उनको ये बहा के ले जाता है। लेकिन अगर खून बहुत ज़्यादा बह गया तो फिर खून की कमी हो जाएगी, तो हम खुद चकरा के गिर जाएंगे। तो इसलिए इस खून को थोड़ी देर के बाद रुकना चाहिए। उस खून के रुकने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो हमारा खून महफूज रहेगा। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कट लगने के बाद खून नहीं रुकता और ये ब्लीडिंग तब तक जारी रहती है जब तक सारा खून खत्म नहीं हो जाए और बंदे की मौत हो जाती है। इसीलिए ये बीमारी बहुत रेयर है। रेयर का मतलब कम पाई जाती है। कम क्यों पाई जाती है? बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। बचपन में ही चोट लगती है, चोटें लगने की उम्र भी बचपन में, ना समझी में चोटें लगती हैं, ना खेल कूद ज़्यादा होता है। बचपन में ही कहीं कोई चोट लगी, खून निकला और वो पूरा खून बह गया, बच्चा मर गया, तो जवान होते ही नहीं है अफराद। हाँ, अलबत्ता किसी बच्चे के बारे में पहले से शक हो, कंफर्म हो, जेनेटिक कंसल्टेशन की गई हो, चेक किया गया, उसमें अगर ये पाया जाता तो उन बच्चों को फिर अलग से केयर करके रखा जा सकता है, यानी उनको चोट लगने ना दें। जिस दिन चोट लगी, इवन इंजेक्शन भी लगा, तो वहाँ से खून निकलता रहेगा, खून जमेगा नहीं। इस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। अब ये जो खून जमता है या ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये मखसूस प्रोटीन्स हैं जिनको आप ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, या इनको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। और ये फैक्टर तकरीबन 12 के करीब आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनमें से कुछ खून के प्लाज्मा में होते हैं, कुछ प्लेटलेट्स के अंदर महफूज होते हैं, लेकिन इनमें से 3 बहुत अहम हैं: ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। मैं समझा सका ये? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब खून बहने लगता है या ब्लीडिंग होती है, मसलन ऐसे कोई खून की नाली कट गई है, सुराख हुआ है, खून आ रहा है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आकर इधर रफ सी जाली बनाते हैं। इस जाली में सेल्स फंस जाते हैं और बाहर निकलता हुआ खून रुक जाता है। इसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा था, इस ब्लड क्लॉटिंग के जिम्मेदार प्रोटीन की कोई 10-12 अक़साम है।
लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 अहम है। और इनके जीन्स पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एक्स लिंक्ड हैं। एक्स लिंक्ड कहूं तो आपका ध्यान गया उधर, और अब आसान हो गया हमारा, हमने पहले मिसाल में भी बता दिया। जीन है एक्स लिंक्ड और जीन तो 2-3 हैं, हम आसानी की खातिर कहते हैं एच। और इस एच की 2 एलील्स हैं, कैपिटल एच है, स्मॉल एच है। यहां अलामत से क्या लग रहा है? कैपिटल एच इज डोमिनेंट, स्मॉल एच इज रिसेसिव। इसका दूसरा मतलब यह है, अगर एच हो तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा, नॉर्मल बनेगा, और अगर स्मॉल एच हो तो नो फैक्टर, ये फैक्टर नहीं बनेगा। अब खवातीन में मैंने पहले कहा था इसके चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं, ये क्योंकि एच ये हो सकता है, एच स्मॉल एच ये हो सकता है, एच स्मॉल एच ये हो सकता है, स्मॉल एच ये हो सकता है। तो खवातीन में इस बीमारी के चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं? 25%। क्योंकि ये हालत होगी तो फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो वो हीमोफीलिया का मरीज हो जाएगा, वो इंडिविजुअल। लेकिन मर्दों में इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक ही एक्स है। अगर वो कैपिटल एच हुआ तो नॉर्मल, स्मॉल एच हुआ तो हीमोफीलिया का मरीज। यहां एक और नुक्ता ऐड कर देता हूं, ये खातून बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो 2 कॉम्बिनेशन है, इनको कहा जाता है कैरियर्स। कैरियर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद तो नॉर्मल है, लेकिन अपनी औलाद में ये मुंतकिल कर सकती है। खास तौर पर ये अगर बच्चे में गया तो एक कैरियर मां का बेटा मुकम्मल तौर पर हीमोफीलिया का मरीज बन सकता है। और बच्ची कब हीमोफीलिया की मरीज होगी? जब मां या तो इस तरह हीमोफीलिया की मरीज हो या हाइब्रिड हो, और बाप भी हीमोफीलिया का मरीज हो, तब इसके चांस है। और मैंने पहले कहा ऐसे बाप जवानी तक पहुंचते ही नहीं है। तो इसलिए खवातीन में इस बीमारी का चांस 25 से भी कम है। नहीं समझिए, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि बेटा तो ये चला गया तो हीमोफीलिया का मरीज हो गया ना, लेकिन बेटी कब हीमोफीलिया का मरीज होगी? जब मां हीमोफीलिया की मरीज हो या हाइब्रिड हो और बाप लाजमन हीमोफीलिया का मरीज हो, फिर ये बेटी हीमोफीलिया की मरीज हो सकती है। वरना अगर बाप नॉर्मल है और मां हीमोफीलिया की मरीज है तो बेटी कैरियर हो सकती है, हीमोफीलिया के मरीज नहीं हो सकती। कैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांसमिट कर सकती है। क्लियर हो गया बेटा?